पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके उष्ण का साथियों विलोम क्या हो सकता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को साथियों ध्यान रखना है कि उष्ण का विलोम क्या होता है, शीतल होता है, जिनका आंसर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। और गर्म का अगर विलोम आपसे पूछा जाता तो आपको साथियों ठंडा बताते, अगर शीतल का विलोम आपसे पूछा जाता तो आप साथियों उष्ण बताते। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, तो शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखे। देखिए भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए, भूखमरी यहां पर होना चाहिए था, यानी कि दुष्काल में भूखमरी की अवस्था हो जाती है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कहने के सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपने अपने सुनाना, या अच्छी बातें कह कहकर बहकाना। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए पहली बात तो आप लोग ध्यान रखेंगे अध्यात्म कैसे लिखा जाता है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है ऐसे तो अध्यात्म लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे साथियों आध्यात्मिक लिख करके दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित। यहां पर अगर बात करें दूध लीटर की नाप से बिकता है, तो यहां पर नाप नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दूध लीटर की माप से बिकता है, यानी कि नाप की जगह पर क्या आना चाहिए साथियों, माप आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों आप लोग चयन कीजिए। तो विदुषी की अगर बात करें, विदुषी कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। देखिए एक होता है क्या, एक होता है साथियों विद्वान, तो एक होता है विद्वान, विद्वान का एक तरीके से कहा जाए, मान लीजिए अब कोई स्त्री है जो विद्वान है, तो उसको विद्वान स्त्री थोड़ी ना कहा जाता है, उसको विदुषी कहा जाता है, यानी कि जिस स्त्री को ज्ञान होता है बहुत ज्यादा, उसको कहीं ना कहीं विदुषी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि विष उगलने का मतलब क्या होता है, बुराई का प्रचार करना, हानि पहुंचाना, क्रोध करना, या द्वेषपूर्ण बात करना। बिल्कुल साथियों द्वेषपूर्ण बात करने को ही एक तरीके से कहा जाता है कि विष उगलना। हमारे शिक्षक प्रश्न है, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि हमारे शिक्षक प्रश्न है, अब इस यहां पर खाली जगह है, आपको बताने कि यहां पर क्या आएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या पूछवाते हैं, या हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि पूछते कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जो कम खर्च करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए एक अगर बात करते हैं ना, अगर आपसे साथियों अतिव्ययी के बारे में पूछा जाए, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, क्या, जो एक तरीके से साथियों धन उड़ाता है, बेकार बेवजह धन उड़ाता है, उसको तो अतिव्ययी कहा जाता है, लेकिन जो कम खर्च करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मितव्ययी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। साथियों वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की तो रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप साथियों नए हैं तो चैनल को आप लोग साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा आपसे जा रहा है कि जो दिए गए वाक्य में एक शब्द आपको बताने, यानी कि जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि जो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है, उसको सहोदर कहा जाता है। सहोदर की अगर बात करें साथियों, सगा भाई भी कह सकते हैं, सगा भाई भी कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो एक ही गर्भ से पैदा हुआ हो उसको सहोदर कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करें आंख में कौन गिर गया, त्रुटि का परिचय दीजिए। अब इसमें कौन गिर गया ये होना चाहिए या साथियों क्या होना चाहिए, कुल मिला के इतनी सी आपको बतानी, ये कौन शब्द जो है ना ये साथियों यहां पर सही नहीं है, तो क्या आना चाहिए यहां पर ये आपको बताना, बताइए। चलिए आंख में कुछ गिर गया ये होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये कौन क्या है, ये कहीं ना कहीं एक सर्वनाम है, सर्वनाम है साथियों, तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें फूंक फूंक कर करने का मतलब क्या है, ये आपको बताने के फूंक फूंक कर करने का मतलब क्या होता है साथियों, जल्दी से कार्य करना नहीं, किसी कार्य को कार्य करने को देना नहीं, कार्य करने में आलस करना नहीं, अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना। बिल्कुल साथियों कहा जाता है कि अच्छी तरह से तुम सोच कर कार्य करना, यानी कि आप फूंक फूंक कर कार्य करना। आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा आपसे जा रहा है
कहने के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसका कोई अंग बेकार हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए अगर यहां पर अगर हम सबसे पहले कुपोषित की बात करें कि कुपोषित का मतलब क्या होता है, तो जिसका एक तरीके से सही, जिसको पोषण ना मिला हो, क्या, जिसको सही तरीके का पोषण ना मिला हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों कहा जाएगा कि भाई ये तो कुपोषित है। अनाथ की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं जिसके माता पिता ना हो, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए सवाल आपका यहीं से बनेगा। एक तरीके से बात करें जिसके माता पिता ना हो, क्या साथियों, जिसके माता पिता ना हो, उनको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको अनाथ कहा जाएगा। अब यहां पर वंध्य की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो स्त्री, एक तरीके कोई स्त्री है जो संतान इसकी ना हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसकी संतान ना हो, क्या साथियों, जिसकी जिसकी संतान ना हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों एक तरीके से वंध्य कहा जाएगा। लेकिन जिसका कोई अंग बेकार हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको विकलांग कहा जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं साथियों पुस्तकें, अब यहां पर खाली जगह है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, ये होना चाहिए, या पुस्तकें जानने का सशक्त माध्यम है, या सुज्ञान प्राप्त का सशक्त माध्यम है, या समझ का है। तो मैं कहूंगा यहां पर ज्ञान प्राप्ति आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि गमन का यहां पर विलोम क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, गमन का विलोम क्या हो जाएगा, तो गमन का विलोम साथियों आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आगमन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आना का विलोम पूछे तो जाना आपको बता देना है, जाने का विलोम पूछे तो आना आपको बता देना है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्थान का विलोम क्या होगा, तो आपको साथियों आगमन बता देना है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कुछ इसमें नहीं है साथियों, कह रहे कि आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो इसमें कहीं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो केवल विद्या प्राप्ति होगी, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, मात्र विद्या प्राप्ति होगी, ये आना चाहिए, या आज से उसका लक्ष्य शेष विद्या प्राप्ति होगी, ये आना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, क्या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, भाई बदलाव की आवश्यकता तो है, केवल विद्या प्राप्ति होगा, ठीक, ये होना चाहिए। अगर साथियों इसको हम हटा दें तो ये हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा, यानी कि आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, ये होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। देखिए यहां पर अगर बात करें, सूखा पड़ना बिल्कुल सही लिखा है, सूखा पड़ने का कारण सही लिखा है, इस बार फसल कम है, फसल कम हुई है, ये होना चाहिए। क्या, फसल कम हुई है, यानी कि सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम हुई है, ये होना चाहिए। यानी कि दिक्कत 3 में है, और 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि वानर का समानार्थी शब्द इसमें से क्या हो सकता है, साथियों बताइए। जब हम यहां पर बात करते हैं वानर की, तो वानर का मतलब पता क्या होता है, वानर का मतलब यानी कि बंदर को साथियों वानर कहा जाता है। अच्छा और क्या कहा जाता है साथियों, बंदर को कपी भी कहा जाता है, बंदर को कपी भी कहा जाता है, और बंदर को कपीश भी कहा जाता है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके अलावा साथियों मरकट भी कहा जाता है बंदर को, ठीक है। यानी कि आंसर आपका क्या जाएगा, वानर का समानार्थी शब्द क्या होगा, कपी हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा यहां पर मधुकर का अगर आपसे पर्यायवाची पूछ ले, समानार्थी पूछ ले, तो मधुकर का मतलब क्या होता है, मधुकर साथियों भौरे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भौरा को कहा जाता है। उसके अलावा अगर मधुकर की बात करें तो मधुप भी कहा जाता है, मधुकर कह लो या साथियों मधुप कह लो, ठीक है, मधुप कह लो या साथियों मिलिंद कह लो, ठीक है, मिलिंद भी कह सकते हैं इसको हम लोग, मिलिंद भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं गज का मतलब क्या होता है, तो गज एक तरीके से किसे कहा जाता है साथियों, हाथी को कहा जाता है। गज किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। हाथी की अगर बात करें तो हाथी को हस्ती भी कहा जाता है, और हाथी को साथियों गजेंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, हाथी को गजेंद्र भी कहा जाता है, और हाथी को गयंद भी कहा जाता है। ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं ये मनुष्य का मतलब क्या होता है, देखिए मनुष्य की जब हम बात करते हैं, मां से मनुष्य, मां से मनुष्य, यानी कि मनुष्य का मतलब होता, मनुष्य का मतलब होता है साथियों मनुष्य। और मनुष्य को और क्या क्या कहा जा सकता है भाई, आदमी भी कह सकते हैं,
तो अगर पूछ लिया जाए मनुष्य का अर्थ क्या होगा, तो अगर आदमी ऑप्शन में हो तो आदमी लगा देना। इसको नर भी कह सकते हैं, इसको मानव, तो मैंने आपको बता मानव मनुष्य हो गया और मानव हो गया, सेम चीज है। उसके अलावा मानुष भी कहा जाता है, क्या मानुष भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को साथियों यहां पर आपको पहचानना है और बताना है कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए ये लिखा हुआ कुछ तृतीय करके लिखा हुआ है, लेकिन ये तृतीय गलत लिखा हुआ है। तृतीय कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे यहां पर मैंने लिखा है तृतीय ऐसे लिखा जाता है। क्या कुमुदिनी सही लिखा हुआ है, यहां पर कुमुदिनी बिल्कुल सही लिखा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कार, ये मेरे ख्याल से कारवक्रम लिखा हुआ है, कारवक्रम ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से साथियों, क्या ये शब्द यहां पर होगा और इसको गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए ये बात भी साथियों क्लियर हो गई। यहां पर लिखा हुआ है प्रोण, प्रोण शब्द नहीं होता है साथियों, कौन सा शब्द होता है, प्रोण शब्द होता है। प्रोण शब्द होता है, ओ की मात्रा लगेगी। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि विहंग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि विहंग का इसमें से पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए विहंग का मतलब क्या होता है, विहंग का मतलब होता है साथियों पक्षी, यानी कि पक्षी को साथियों विहंग कहते हैं। विहंग की अगर बात करें, विहंग किसे कहा जाता है, विहंग साथियों चिड़िया को कहा जाता है। विहंग की अगर बात करें, विहंग को साथियों खग भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा पंछी भी कह सकते हैं, पक्षी भी कह सकते हैं, खग भी कह सकते हैं, लेकिन केहरी नहीं कहा जा सकता है। तो केहरी नहीं कहा जा सकता है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो अब साथियों 20 सवाल आपने देखे पूरे के पूरे हिंदी के, आप बताइएगा 20 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहा। उसके अलावा अब 20 सवाल देखेंगे साथियों जीएस के, और इन्हीं क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन होंगे साथियों किसके, करंट अफेयर के। तो इन सभी सवालों को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्यों, क्योंकि जीके के, जीएस के, करंट अफेयर के इन सवालों में से बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देखेंगे। तो इस सवाल को साथियों अब आप लोग देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। अब देखिए यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, क्या संविधान का एक भाग है साथियों, भाग 4, क्या कौन सा भाग है, भाग 4 है साथियों। इस भाग में कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है साथियों, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। इस अनुच्छेद की बात करें, इस अनुच्छेद में साथियों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 45, क्या अनुच्छेद 45 है। इस अनुच्छेद 45 में एक बात लिखी हुई है कि जो भी 6 वर्ष की आयु, एक तरीके से जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 6 वर्ष की आयु है, उनको प्रारंभिक बालावस्था दी जाएगी, उनको जो शिक्षा है साथियों वो एक तरीके से दी जाएगी, और इनकी प्रारंभिक बालावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में। तो इसलिए सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो अनुच्छेद 45 हो जाएगा। और एक बात और साथियों मैं आपको बता दूं, 2002 की अगर बात करते हैं और 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो जो साथियों प्रारंभिक शिक्षा का एक तरीके से है ना, प्रारंभिक शिक्षा तो दी जाएगी, इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत साथियों, अनुच्छेद 21 के ए के तहत। तो अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 ए के तहत। ये कब किया गया था, 2002 में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, 86वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस इनका नाम है, और ये इस उपन्यास के लेखक हैं ओलिवर ट्विस्ट जिसका नाम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। अब देखिए पोटेशियम का अलग रासायनिक प्रतीक है, फास्फोरस का अलग है, कैल्शियम का अलग है, लिथियम का अलग है, ऐसे सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो आपको साथियों के बताना है, के बताना है साथियों, आपको के बताना है। जब हम यहां पर बात करते हैं पी किसका रासायनिक प्रतीक है, तो फास्फोरस का है। किसका साथियों,
आप लोग ध्यान रखेंगे फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक क्या है, पी। आप लोग ध्यान रखेंगे अगर सी की जब हम बात करते हैं तो ये कैल्शियम का है। किसका साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो आपको सी बताना है। जब हम आपसे पूछे साथियों लिथियम की अगर बात करें, लिथियम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो आपको Li बताना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं साथियों, कैडमियम की जब हम बात करते हैं, किसकी, कैडमियम का रासायनिक प्रतीक क्या आपसे नहीं पूछा जाता, बिल्कुल, तो Cd आपको बता देना है। तांबे का भी साथियों पूछा जाता है कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है तो आपको साथियों Cu बता देना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है। पूछा आपसे जा रहा है कि जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर बात करें साथियों टोटल जो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में टोटल कितने देश थे तो 166 देशों की साथियों लिस्ट यहां पर थी, जिसमें से पहले नंबर पर जो देश रहा है साथियों वो फिनलैंड रहा है। कौन सा, वो फिनलैंड रहा है। लेकिन अगर अपने भारत की बात करते हैं तो अपना भारत की साथियों कौन सी रैंक रही, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों 109वीं रही। क्या रही साथियों, 109वीं रही, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक 2024 में पहले नंबर पर कौन था तो फिनलैंड आपको बताना है। टोटल कितने देश सम्मिलित थे 166, भारत की रैंक क्या रही 109वीं रैंक रही। अगला सवाल है कहने के वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए इनमें से किस पद का प्रावधान किया गया है, मुझे बताइए। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है पारिवारिक अवधि के लिए। तो जब हम साथियों बात करते हैं पारिवारिक अवधि के लिए, देखिए पारिवारिक अवधि के लिए सन्यास का थोड़ी ना प्रावधान किया जाएगा, ना ब्रह्मचर्य का किया जाएगा, वानप्रस्थ का भी नहीं किया जाएगा, गृहस्थ का किया जाएगा। तो मैं कहूंगा क्योंकि साथियों जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके एक तरीके से, ठीक है, उसको सबसे पहले एक तरीके से क्या दिया जाता है, आश्रम होते हैं साथियों, आश्रम। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में लगभग 15 16 17 18 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाया जाता है। ठीक है, इसमें वो ब्रह्मचर्य पर रहता है। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम पर जीता है, मतलब शादी वादी करेगा, ठीक है, उसके बच्चे होंगे। उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम के तहत जाता है। वानप्रस्थ मतलब जैसे कि फिर अब वो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठाता। गृहस्थ आश्रम में वो घर की जिम्मेदारी उठाता है, सब कुछ देखता भालता है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाता। ठीक है, संन्यास आश्रम फिर अंत में होता है। तो कुल मिला के ये 4 आश्रम होते हैं। आंसर इस सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लेंगे अगला सवाल, कह रहे हैं कि अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा होती है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। तो कितनी होती है, 50 से 125 सेंटीमीटर होती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सिख धर्म के जो छठे गुरु थे निम्नलिखित में से कौन, मतलब क्या इनका नाम था, छठे गुरु का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यहां से कई सारे सिख धर्म से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल मैं आपको बता। देखिए पहले सिख गुरु कौन थे तो गुरु नानक देव थे। कौन थे साथियों, गुरु नानक देव थे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जाता है साथियों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या सिख धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, आपको साथियों गुरु नानक देव बताना है। अच्छा, सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे तो इनका नाम था साथियों गुरु अंगद। क्या नाम था साथियों, इनका नाम था गुरु अंगद। आप लोग ध्यान रखेंगे एक सवाल आपसे पूछा जाता है क्या कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन। क्या अगर आपसे एग्जाम में आपके पूछा जाए कि गुरुलिपि ठीक है के जनक कौन है, क्या गुरुलिपि के जनक अगर आपसे पूछा जाए, गुरुमुखी आप लोग कर लीजिए इसको, क्या गुरुमुखी लिपि के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु अंगद का नाम आपको बताना है। ठीक है ना। उसके बाद अगर साथियों यहां पर तीसरे गुरु की बात करते हैं तो तीसरे गुरु का नाम क्या था, अमरदास था। तीसरे गुरु का नाम साथियों अमरदास था, इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चौथे गुरु का नाम क्या था साथियों, रामदास था। इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे। कौन साथियों, क्या सवाल पूछा जाएगा कि अमृतसर के संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बता देना, आपको साथियों रामदास का यानी कि गुरु रामदास का नाम बता देना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे। और तीसरे छठे गुरु कौन थे साथियों, ठीक है, छठे गुरु की यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग, कौन थे, हरगोविंद थे। कौन थे साथियों, हरगोविंद की जब हम बात करते हैं तो हरगोविंद ही ये आपके छठे गुरु थे। तो इसलिए सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और अगर आपसे साथियों पूछा जाए अकाल तख्त की स्थापना किसने की, क्या आपसे पूछा जाए कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की तो साथियों हरगोविंद जी ने की।
उसके अलावा या अगर आपको ध्यान रखना है साथियों, जैसे कि मान लीजिए जो लड़ाकू, आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, तो आपको हरगोविंद बताना है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, तो कह रहे कि आदि कैलाश पर्वत ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये उत्तराखंड में। कहां पर है साथियों, ये उत्तराखंड में है। और अगर आपसे देखिए आदि कैलाश भी पूछा जा सकता है, या अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटा कैलाश, तो एक तरीके से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आदि कैलाश को क्या कहा जाता है साथियों, छोटा कैलाश कहा जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए बाबा कैलाश कहां पर है, तो बाबा कैलाश कह लो, या एक तरीके से बात करें साथियों छोटा कैलाश कह लो या आदि कैलाश कह लो, ये एक ही नाम है, यानी कि अलग अलग नाम है। और इसी को साथियों शिव कैलाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसी को शिव कैलाश भी कहा जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए छोटा कैलाश कहां पर है तो उत्तराखंड में, बाबा कैलाश तो उत्तराखंड में, शिव कैलाश तो उत्तराखंड में, क्योंकि ये तीनों एक ही कैलाश के नाम हैं। उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। अगर हम बात करते हैं साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, ये आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। और ये इस बार साथियों नहीं, पिछले 15 सालों से, क्या साथियों पिछले 15 वर्षों से ये शीर्ष पर ही है। किस मामले में, लैंगिक अंतराल सूचकांक के मामले में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां के एक लोकप्रिय वैष्णव और संत थे। ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए ये कहां के थे, ये पश्चिम बंगाल के थे, ये वेस्ट बंगाल के थे। तो वेस्ट बंगाल में साथियों एक जिला है नादिया, जिसका नाम है, कहां, नादिया जिला में ये साथियों रहते थे, जिनका नाम था चैतन्य, और ये श्री गौरांग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक लोकप्रिय वैष्णव और संत थे। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो नादिया के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी साथियों कौन नहीं है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साइना नेहवाल की, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, श्रीकांत किदाम्बे भी हैं। लेकिन साइना मिर्जा की अगर बात करते हैं तो ये तो सातों टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, क्योंकि ये बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है, ये टेनिस की खिलाड़ी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 प्रमुख शहरों के नाम शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। तो किसकी बात चल रही है, भारत माता की बात चल रही है। भारत माता, भारत माला आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग होते हैं। तो साथियों ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग होते हैं। कौन कौन से, लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है और काला होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों काला, ये क्या होगा, काला यहां पर आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि जो ओलंपिक खेलों के प्रतीक है ना, तो ये ओलंपिक खेलों के प्रतीक को डिजाइन किसने किया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो संस्थापक थे, जिनका नाम पियरे डी कोबार्टिन है। तो पियरे डी कोबार्टिन यही साथियों ओलंपिक खेलों के प्रतीकों को इन्होंने डिजाइन किया था। तो ये भी सवाल आपसे हो सकता है, पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, पूछा आपसे जा रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब पता क्या है, 21वीं सदी है। इसका मतलब क्या है, 21वीं सदी है। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कब अपनाया गया, आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों, 1950 में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक तरीके से अगर बात करें जो जनगण मन है ना साथियों, ये बांग्ला भाषा में एक तरीके से लिखा गया है।
बांग्ला भाषा में, ठीक है ना। और एक तरीके से अगर बात करें इसको, यानी कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी भी यहां पर लिखा हो सकता है, तो 24 जनवरी 1950। उसके अलावा अगर बात करते हैं राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा आपसे जा रहा है कि धौलागिरी में स्थित हिमालय एक पर्वत चोटी है। तो ये तो सातों नेपाल में स्थित है। धौलागिरी जो है ना, ये नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों तकरीबन 40 सवाल हम लोग देखेंगे ये जीके करंट अफेयर के। उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और साथियों फिर मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे हैं कि साथियों कहां पर संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो मैं कहूंगा फैजपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था। उसके बाद देखिए वारली चित्रकला बिहार के वारली जनजाति के लोगों के द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है, या साथियों केरल की, या साथियों महाराष्ट्र या असम की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि जो वारली चित्रकला है यह महाराष्ट्र के वारली जनजाति के द्वारा की जाती है और वहां के आदिवासी कला की ये एक शैली है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, मैं कहूंगा कैल्शियम है। कैल्शियम है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको साथियों यहां पर बताना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अपने भारत को कौन सा एक स्थान मिला है, तो 159वां स्थान मिला है। कितने देशों में से, 180 देशों में से 159वां स्थान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष पर कौन रहा है, तो नॉर्वे यहां पर शीर्ष पर रहा है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, तो नॉर्वे रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 159वें स्थान पर रहा है। तो अब यहां से साथियों हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आप लोग देखिए और मैं कहूंगा इन रीजनिंग के क्वेश्चन से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और यहां से भी कुछ सवाल आपके अवश्य साथियों देखने को मिलेंगे। तो साथियों रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहे कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, ठीक है। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, ठीक है। कहने के ऊपर से छात्र बी का रैंक क्या है। देखिए अगर सवाल आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए कि एक मान लीजिए कुछ रैंकर्स हैं या रैंकर्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट है, ये सारे ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। ये कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 60 बताए गए हैं और आपसे कहा जाए कि नीचे से किसी का भी रैंक, मान लीजिए ए का रैंक, बी का रैंक 41वां बताया गया। तो अगर आपसे ऊपर से पूछे कि इसकी रैंक क्या होगी, तो सिंपल सी बात है इन दोनों को आपको, दोनों नंबर्स को आपको घटाना और उसमें एक जोड़ देना है। उसमें क्या जोड़ देना है, उसमें एक जोड़ देना है। तो साथियों 60 माइनस कितना हो जाएगा, एक तरीके से यहां पर 40 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बी का रैंक, ठीक है, ऊपर से कितना होगा 20वां होगा, 20वां होगा तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों आपको क्लियर दिख रहा है या मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर अगर बात करें कहा गया है बी है और डी है और फिर 9 है और फिर एस है, के है और फिर सी। इसको दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताना है कैसा दिखेगा। अब देखिए सी की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, के साथियों ऐसा आपका दिखेगा, ठीक है। एस की बात करें तो एस ऐसा ऐसा दिखेगा और 9 की बात करें तो 9 कुछ ऐसा दिखेगा, डी आपका ऐसा दिखेगा और बी की बात करें ऐसा दिखेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों है ये आपको यहां पर बताना है। चलिए तो एस तो यहां पर सही बना हुआ, मैं कहूंगा यहां पर यहां पर यहां पर। तो साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए आपके इस, ठीक है, अब अगला देखिए ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। देखिए दिक्कत है साथियों, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए साथियों सबसे पहले क्या है, के है और फिर एक तरीके से बीच में खाली जगह होना चाहिए, तो खाली जगह है और फिर साथियों क्या आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर खाली जगह आ जाएगा और फिर एस टी के एम आ जाएगा। क्या, एस टी और के एम आ जाएगा, एस टी के एम आ जाएगा, ठीक है, एस टी के एम आ जाएगा, एस टी के एम आ गया। उसके बाद साथियों खाली जगह है और फिर क्या है, आर एस टी है, फिर क्या है साथियों आर एस टी है और फिर खाली जगह है, फिर क्या है एम टी आर एस है। क्या है साथियों, एम टी आर एस है और फिर खाली जगह है, फिर क्या है साथियों के एम है और खाली जगह है आर एस टी है। क्या है, आर एस टी है। तो यहां पर अगर बात करें आपको अब बताने कि अब यहां पर क्या क्या आ सकता है, बताइए। सबसे पहले इनको काउंट करिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि साथियों 24 हैं। ये समझ में आ गया। तो मैं कहूंगा कि 6 से 6 बनना चाहिए, ये 6 का पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देखोगे साथियों अंत में क्या आ रहा है, आर एस टी आ रहा है। आर एस टी यहां पर भी है और आर एस टी यहां पर भी है। यहां पर अगर आर लिख देते हैं तो आर एस टी हो जाएगा, यहां पर टी लिख देते हैं तो आर एस टी हो जाएगा। आप देख रहे हैं शुरू में के एम है, देखिए के एम यहां पर भी है, के एम यहां पर भी, यहां पर के है तो एम लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर के नहीं है तो के एम यहां पर लिख दीजिए। आप देखिए साथियों के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी। तो अब आपको अगला काम ये करना है कि आपको देखना है आपने कौन कौन से लेटर अपने पेन से लिखे हैं। आपने एम लिखा है, आपने आर लिखा है, आपने टी के लिखा है, आपने टी और टी लिखा है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एम आर टी के डबल टी, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग भी मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि इफ ए एम आई एल वाई को क्यू एक्स बी जे एस डी लिखा जाता है तो आपको बताना है कि इफ आई एल एम आई को क्या लिखा जा सकता है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए इफ होता है 6 पर, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, वाई होता है आपका 25 पर। वाई किस पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है। अब यहां पर अगर बात करें, ये लिख लेते हम क्यू 17 पर, एक्स 24 पर, क्यू 17 पर, एक्स 24 पर, बी साथियों 2 पर, जे 10 पर, और जे 10 पर, एस आपका 19 पर, और डी किस पर, डी साथियों 4 पर। अब देखिए ये 6 से 17 हो गया है, ठीक है। कितना बढ़ाया गया है, मेरे हिसाब से 11 बढ़ाया गया है। 1 से 24 हो गया यहाँ पर, तो भाई 23 बढ़ाया गया, या माइनस करें कुछ, चलिए 13 से यहाँ पर 2 हो गया है, 12 से यहाँ पर 10, 25 यहाँ पर, मतलब कुल मिला के, ठीक है। एक सॉरी ये क्या है, 12 है क्या, ये देखिए जरा, अच्छा 12 है, ठीक है। ये 13 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए तो दूसरा लॉजिक लगाते, ये तो लॉजिक मुझे नहीं लग रहा है कि ये लॉजिक साथियों है क्या। क्रॉस वाला कुछ है, देखिए जरा, क्रॉस वाला तो साथियों नहीं, ऐसा नहीं कि एल वाई यहां पर है और फिर ये क्यू एस, तो इसमें कुछ बनना है। एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर, वाई 25 पर होता है, ये 24 पर होता है। अगर साथियों हम लोग एक काम करिए, देखिए यहां पर जो लेटर्स हैं वही लेटर्स यहां पर हैं, मतलब कई सारे लेटर यहां पर सेम है। तो एफ का कोड यहां पर क्यू है, तो एफ का कोड यहां पर क्यू देख पा रहे हैं आप लोग। अगर बात करते हैं आई का, तो आई का कोड यहां पर क्या है, आई का कोड यहां पर जे है, तो साथियों क्यू और जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों एल का कोड यहां पर क्या है, एल का कोड यहां पर एस है, तो एस आ गया, बिल्कुल ठीक है। एम की बात करें तो एम का कोड साथियों क्या है, यहां पर बी है, तो यहां पर बी आ गया। और वाई की बात करें, वाई का कोड यहां पर डी है, तो डी आ गया। यानी कि मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका आंसर। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि ए यू, उसके बाद बी ओ, उसके बाद सी आई, उसके बाद डी ई, तो उसके बाद बताने कौन से 2 लेटर आएंगे। यहां पर जब आप लोग देखेंगे तो ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से जाहिर सी बात है ई हो जाएगा। तो ई कहां पर, एक तो यहां पर, अच्छा सिर्फ यहां पर है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो यू से ओ, ओ से आई से ई, ए से क्या होगा, ई से क्या होगा, ई से साथियों ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, क्या वॉवल की अगर बात करें तो ए ई आई ओ यू, यही तो वॉवल होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिला कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नहीं, ए था, बी था, देख लेते हैं, हाँ बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान पर है और दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। यानी कि एक पंक्ति है साथियों, अगर मानसी की हम बात करते हैं, मानसी की अगर हम बात करते हैं तो कहना एक मानसी जो है ना, ये बाईं ओर से 29वें स्थान पर है, और अगर इधर से इसको काउंट किया जाता है तो 33वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो साथियों इन दोनों नंबर्स को जोड़कर आपस में एक घटा दो, इन दोनों नंबर्स को जोड़कर आपस में एक घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 33 प्लस 28 कितना होता है, तो मैं कहूंगा साथियों 61 होता है। क्या 61 आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं साथियों, 61 विद्यार्थी हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच के सबसे अच्छे तरीके को दर्शाता है। यानी कि उसमें विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी। अब देखिए यहां पर खिलाड़ी शब्द आया है, ठीक है, तो खिलाड़ी मान लीजिए ये हो गए। अब खिलाड़ियों के अंदर ही तो क्रिकेट के खिलाड़ी आएंगे,
और खिलाड़ियों के अंदर अगर फुटबॉल के खिलाड़ी होते, टेनिस के खिलाड़ी होते, वो सब आ जाते। तो बड़ा वाला ये खिलाड़ी हो जाएगा और अंदर वाला क्रिकेट के खिलाड़ी हो जाएगा। अब विद्यार्थी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए विद्यार्थी मैंने ये बना दिया। अब कुछ विद्यार्थी हो सकता हो खिलाड़ी हो, किसी भी गेम के खिलाड़ी हो, कुछ हो सकता हो कि क्रिकेट के ही खिलाड़ी हो, और कुछ विद्यार्थी हो सकता है को खिलाड़ी हो ना, मतलब कोई गेम ही ना खेलते हो। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी में बना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल क्या है। कह रहे कि सभी लड़के स्नातक हैं, सभी स्नातक विवाहित हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये लड़के हो गए। क्या कहा जा रहा है कि सभी लड़के जो यहां पर हैं वो स्नातक हैं। तो सभी लड़के क्या हो गए साथियों? स्नातक यहां पर हो गए। और सभी स्नातक की अगर बात करते हैं, सभी स्नातक साथियों यहां पर क्या हो जाएंगे? विवाहित हो जाएंगे। तो अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। करके सभी लड़के विवाहित है, बिल्कुल सभी लड़के विवाहित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे कि सभी स्नातक विवाहित हैं, बिल्कुल सभी स्नातक भी विवाहित हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसा कहां लिखा है कि दोनों निष्कर्ष सही है? ऐसा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए, अब यहां पर अगर बात करें करके गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो @ संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर अगर ये बराबर होगा, अच्छा ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, प्लस गुणा बराबर, ठीक, और एक तरीके से भाग माइनस बराबर और गुणा प्लस बराबर, ये बराबर ही आएगा यहां पर। ठीक, इसकी अगर बात करें तो यहां पर तो तीनों नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13, 4, 5 और 57, यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को सही माने तो यहां पर प्लस गुणा बराबर लिखा है, प्लस गुणा बराबर लिखा है, यानी कि इसको कैलकुलेट करके अगर 57 आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 पंजे 20, 20 और 13 57 नहीं होते, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा देखते हैं 13, 4, 5 और 57, यहां पर भाग और माइनस और बराबर है। तो अगर 13 की भाग 4 से करोगे, उसमें 5 घटाओगे तो 57 थोड़ी ना आएगा, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। 13, 4, 5, 57, इसकी अगर बात करें तो यहां पर साथियों गुणा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सी वाले को चेक कर रहे हैं साथियों, और ये बराबर आ जाएगा। 13 चौक कितने हो जाएंगे? 13 चौक से 13 पंजे 65, 13 चौक कितने हो जाएंगे साथियों? 52 हो जाएंगे। 52 और 5 कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। तो ये आपका साथियों बराबर हो गया। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे साथियों आप लोग। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि 72 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये साथियों यहां पर 72 है, तो 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या की अगर बात करें और लड़कियों की संख्या की अगर बात करें तो 2 गुनी। बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि लड़के डबल हैं तो लड़कियां सिंगल हैं। तो साथियों मान लेते हैं ये क्या हो गए? ये बॉयज हो गए, और अगर बात करें गर्ल्स की तो साथियों क्या हुई? गर्ल्स हो गई। यानी कि अगर गर्ल्स x हैं, 1x हैं, तो बॉयज क्या है साथियों? बॉयज इनके डबल हैं, यानी कि 2x होंगे। और कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, यानी कि 2x का मान आपको बताना है। अब कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 72 है। और मैं कहूंगा ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, यानी कि 2x प्लस x को जब जोड़ते हैं तो साथियों 72 आ जाएगा। ये भाई कुल विद्यार्थियों की ही तो संख्या है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 72 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 72/3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर कितना निकला? 24 निकला। तो मैं कह सकता हूं कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी, और लड़कों की संख्या कितनी होगी? 2x, यानी कि 48 होगी। तो लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, तो 48 आपका यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आप लोग देखेंगे अगले नंबर का सवाल है, एक नंबर सीरीज का सवाल है। कहा जा रहा है कि 21 है, उसके बाद 22 आ गया है, उसके बाद 18 आ गया है, और फिर 27 है, और फिर 11 आ गया है, और फिर 36 आ गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहां पर कौन सा होगा। चलिए तो देखिए यहां पर अगर बात करें 21 से 22 जो हुआ है, मैं कह सकता हूं साथियों कि यहां पर 1 बढ़ाया गया है। अब 22 से यहां पर 18 हुआ है तो घटाया गया है, कितना? 4 घटाया गया है। 18 से यहां पर 27 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों 9 बढ़ाया गया है। और 27 से 11 हुआ, यानी कि साथियों कुछ घटाया गया है, तो कितना घटाया गया है? एक तरीके से बात करें साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए, तो यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि 16 घटाया गया है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। देखिए, एक प्लस किया गया, फिर घटाया गया, फिर प्लस किया गया, फिर घटाया गया। तो अब क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर कितना बढ़ाया जा रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों 25 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा? मैं कहूंगा अब घटाया जाएगा। तो एक काम ये देखिए साथियों, ये है 1, ये है 4, ये 9, ये 16, ये 25। क्या आपको नहीं लग रहा है ये 5 का स्क्वायर है? देखिए, ये 1 का स्क्वायर मान लिया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। यानी कि यहां पर साथियों 36 आ जाएगा। और 36 की अगर बात करें तो घटेगा, तो 36 में से 36 जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। और 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब अगर आया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि जैसे यहां पर 234 से 171 बनाया गया, वैसे आपको बताने के 2525 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है। साथियों बताइए। अगर यहां पर हम लोग बात करें साथियों, देखिए इसमें अगर डिफरेंस वगैरह की बात करेंगे, फिर इसमें डिफरेंस की बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। अगर हम बात करते इन सबको अगर हम टोटल कर लेते हैं, यानी कि 2 + 3 + 4 कितना निकलता है साथियों? मैं कहूंगा 9 निकलता है। अच्छा, इसका भी टोटल कितना निकल रहा है? 9 निकल रहा है। तो ऐसा तो नहीं साथियों, यही लॉजिक लगाओ। जैसे कि यहां पर 5 2 7, 7 3 10, यानी कि 15 निकल रहा है। तो जिस ऑप्शन का टोटल 15 निकल रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 1 आपका 9, 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए और देखिए, 8 8 16, 16 ये तो फिर ज्यादा हो रहा है भाई साहब। ठीक है, 9 3 12, 12 और ये भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 8 7 15 ये भी ज्यादा हो रहा है। मैं कहूंगा इसका टोटल 15 है। तो किस ऑप्शन का टोटल 15 है? ऑप्शन नंबर ए वाले का 15 है। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों अगर बात करें, अब आपके सामने मैथ के यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो यहां पर अगर बात करें, एक व्यक्ति को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। देखिए, 20% की हानि होती है, यानी कि वो इसको 80% में बेचता है। ठीक है, अगर कोई हानि नहीं होगी तो वो 100% में बेचेगा। अगर उसको 10% का प्रॉफिट होगा तो वो 110% में बेचेगा। अगर उसको 20% का प्रॉफिट होगा तो वो 120% में बेचेगा। अगर उसको 10% की एक तरीके से नुकसान होगा तो वो 90% में बेचेगा। उसी प्रकार यहां लिखा है कि 20% की हानि होती है, 20% का नुकसान होता है तो वो 80% में बेचेगा। तो 80% में बेचता है तो वो 340 रुपए की बिकती है, 340 रुपए की। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है कि क्रय मूल्य बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है? यानी कि एक ऐसा मूल्य जिस पर बेचने पर ना तो फायदा होगा ना हानि होगी। एक तरीके से कहा जाए क्रय मूल्य 100% होता है। तो इसका 100% आप पता कैसे निकालेंगे साथियों? 340 ये नीचे आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू हो गई। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो इसकी गुणा 100 से कर देंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन सवाल में कहा गया है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? 15% का लाभ प्राप्त करना है तो इसको 115% में बेचा जाना चाहिए। अब हम इसको 100% में थोड़ी ना निकालेंगे साथ, अब हम इसको 115% की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको आप गुणा कर दीजिए 115 से, हो गया काम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर इसको कट करें साथियों, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहां पर अब 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। तो 115 की गुणा 4.2 से जरा करके देखिए आंसर क्या आता है, वही आपका साथियों आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 दूना 10 हो गया, 2 एकम 2 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 4 एकम 4 5 6 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों, देखिए पॉइंट भी लगा था ना, तो पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 483। या एक काम करिए, अभी आंसर हमें नहीं मिला है, अभी यहां पर हमने इसको पूरा कट नहीं किया ना, तभी आंसर हमको सही नहीं मिला है। देखिए, इसको कट कर रहे थे ना, तो 8 दूना 16, अभी कितना बचा है? अभी 4 बचा है, तो पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि अब इसकी गुणा आपको इससे करानी है, तब आपका यहां पर क्या निकले के आएगा? आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम करा लेते हैं। तो साथों 115 की गुणा किससे करा लेते हैं? 425 से करा लेते हैं। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 7 हो गया, 5 एकम 5 हो जाएगा,
5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके अलावा 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 आ गया यहाँ पर। अब ये 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो साथियों 488.75 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो समझ गए साथियों आपको क्या करना है? सवाल में कुछ नहीं है। अरे भाई 80% की वैल्यू 340, तो आपको 115% की वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब। कहने के 0.45 और यहां पर अनुपात लिखा हुआ है। मैं आपको सही तरीके से लिख देता हूं, देखिए 0.45 है और अनुपात है और x है, और फिर डबल अनुपात इसको कह लो 3 है और अनुपात 8 है। अब इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है? 45.45 बटे एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 0.45 बटे एक्स और ये बराबर आ जाएगा, और 3 बटे 8 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब x का मान इसमें पूछा जा रहा है, x का मान क्या होगा? देखिए x की गुणा इधर हो जाएगी, एक काम करिए 8 की गुणा इससे, बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे और इसकी इससे, तो इसकी इससे होगी, यानी कि 4.45 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, और x जो है ना वो उधर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहां पर, ठीक है ना। या एक काम आप ये भी कर सकते हैं, 3 से अगर कट करेंगे तो 3 एकम 3 पॉइंट के साथ आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये आ गया। अब इसकी गुणा आप 8 से करा लीजिए, ठीक है, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी कि 1.20 यहां पर आ जाएगा। तो 1.20 आपका जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।